नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आज की एक बेहद खास साहित्यिक यात्रा में। मैं हूं आपका दोस्त और स्टोरी टेलर आरबी। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कोई लेखक अपनी लिखी हुई सैकड़ों कहानियों में से कुछ चुनिंदा कहानियों को ही अपना सबसे प्रिय क्यों मानता है? आखिर एक अच्छी कहानी की असली पहचान क्या होती है? क्या सिर्फ लोकप्रियता या फिर उसके पीछे छिपा कोई गहरा जीवन सत्य? आज हम सुनेंगे महान साहित्यकार भीष्म साहनी जी की पुस्तक मेरी प्रिय कहानी की भूमिका, जिसमें उन्होंने न केवल अपनी प्रिय कहानियों के चयन का कारण बताया है, बल्कि एक सच्ची, प्रभावशाली और यादगार कहानी के निर्माण का पूरा दर्शन भी हमारे सामने रखा है। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं यह प्रेरणादायक साहित्य सफर। ये कहानियां मुझे क्यों प्रिय है? मैंने अपनी आज तक की लिखी सभी कहानियों में से क्यों इन्हीं को चुनकर रख दिया है? इस प्रश्न का उत्तर देना बहुत आसान नहीं है। कोई कहानी इसलिए प्रिय लगने लगती है कि उसे लिखते समय एक विशेष प्रकार के सुख का अनुभव हुआ हो, कलम चल निकली हो, कहानी सुबीती से लिखी गई हो, एक विशेष प्रकार के भावनात्मक माहौल में देर तक बने रहने का सुअवसर मिला हो और इस बात का भी आश्वासन मिला हो कि मैंने जिन उद्गारों के बल पर कहानी लिखना शुरू किया था वे अंत तक ठंडे नहीं पड़े, बल्कि अंत तक मेरे साथ बने रहे। एक कारण यह भी हो सकता है कि कोई कहानी छपने पर लोकप्रिय हुई हो, पाठकों ने इसे सराहा हो और पाठकों को प्रिय लगने पर मुझे भी प्रिय लगने लगी हो। ऐसा कहानी लेखन के आरंभिक काल में तो अवश्य होता है, जब लेखक बेताबी से पाठकों की प्रतिक्रिया का इंतजार करता है और कहीं से सराहना का पत्र आ जाने पर गदगद हो उठता है। तब वही कहानी जिसके बारे में पहले आशंका सी बनी हुई थी और मन डोल डाल जाता था, सराहे जाने पर उसका एक एक वाक्य सार्थक और महत्वपूर्ण लगने लगता है। कहानी पाठकों से स्वीकृत हुई, अपने आप ही लेखक को अच्छी लगने लगी। पर शायद एक और कारण भी रहता है और उसका सीधा संबंध कहानी की लेखन प्रक्रिया से है, उस उद्दीपन से जिसमें से कहानी अपना रूप लेती है। अपने किसी अनुभव को लेकर अथवा किसी घटना से प्रेरणा लेकर जब लेखक कहानी लिखने बैठता है तो वह एक तरह से वास्तविकता को गल्प में बदलने के लिए बैठता है। यथार्थ को कला का रूप देने के लिए लेखक यथार्थ का दामन नहीं छोड़ता और साथ ही साथ उसका कायापलट भी करने लगता है, ताकि वह मात्र घटना का ब्यौरा न रहकर कहानी बन जाए, कला की श्रेणी में आ जाए। इस प्रक्रिया में से गुजरते हुए कभी कभी ऐसे बिंदु पर पहुंचता है जहां कलम रुक जाती है। लेखक नहीं जानता कि वह किस और को बढ़े, घटना अथवा अनुभव से जितना निपटना था निपट लिया, अब आगे क्या हो, कहानी में उठान कैसे आए, वह कहानी कैसे बने। यह बिंदु लेखक की सबसे कठिन घड़ी और सबसे बड़ी चुनौती होती है। अगर उस वक्त कल्पना लेखक का साथ दे जाए, उसे कुछ सूझ जाए जो उस कथनांक में से फूटकर निकला भी हो और उसके विकास का अगला स्वाभाविक चरण भी बन जाए, तो जिस कहानी में ऐसी सूझ ने रास्ता दिखाया हो वह लेखक को प्रिय लगने लगती है। आप किसी गली में चले जा रहे हैं और सहसा आपको लगे कि आगे गली बंद है कि आप अंधी गली के नाके पर आ पहुंचे हैं। यदि उस विकट घड़ी में आपके सामने रास्ता खुल जाए और आप इत्मीनान से आगे बढ़ सकें, तो जो राहत, जो खुशी, तसल्ली आपको उस समय होगी, वैसी ही राहत लेखक को भी नसीब होती है जब वह उस आड़ी स्थिति में से निकल जाता है। अपनी ओर से लेखक यदि कुछ जोड़ता है तो वह यही कुछ होता है। ऐसा अनुभव कहानी को लेखक की नजर में भी प्रिय बना देता है। उसे लगने लगता है कि अब तलवार मार ली, अब कहानी चल निकलेगी। पर यह लेखक की अपनी निजी दुनिया की बात है, उसके आंतरिक संघर्ष की, जिसमें वह कहानी लिखने की प्रक्रिया से जूझ रहा होता है। यह जरूरी नहीं कि कहानी का जो रास्ता उससे सूझा हो और जो उसे आश्वस्त कर गया हो वह पाठक को भी आश्वस्त करे। यह लेखक का अपना अंदरूनी मामला है। कहानी के गुण दोष के साथ उसका सीधा संबंध नहीं होता। हालांकि अक्सर देखने में आया है कि यह समाधान कहानी के कला पक्ष के लिए निर्णायक साबित होता है। मुझे ये कहानियाँ प्रिय हैं क्योंकि मेरे लेखन संघर्ष से जुड़ी हैं। मगर आपको तो कहानी पढ़ना है, कहानी अच्छी होगी तो आपको संतोष होगा, कहानी पसंद नहीं आएगी तो आप से झटक देंगे और मेरी सारी वकालत के बावजूद कह देंगे कि बात नहीं बनी। कहानी से जुड़े बहुत से सवाल बहस तलब होते हैं, अपनी अपनी पसंद भी होती है, पर निश्चय ही कहीं पर अच्छी कहानी को व्यापक स्तर पर मान्यता का आधार मिलता है, जिससे उसकी सामान्य लोकप्रियता सुनिश्चित हो जाती है। इस लोकप्रियता के क्या कारण होते हैं, इसका विश्लेषण करना कठिन है। मुझे ऐसी कहानियां पसंद हैं जिनमें अधिक व्यापक स्तर पर सार्थकता पाई जाए। व्यापक सार्थकता से मेरा मतलब है कि अगर उसमें से कोई सत्य झलकता है तो वह सत्य मात्र किसी व्यक्ति का निजी सत्य ही न रहकर बड़े पैमाने पर पूरे समाज के जीवन का सत्य बनकर सामने आए, जहां वह अधिक व्यापक संदर्भ ग्रहण कर पाए। किसी एक की कहानी न रहकर पूरे समाज की कहानी बन जाए, जहाँ वह हमारे यथार्थ के किसी महत्वपूर्ण पहलू को उजागर करती हुई अपने परिवेश में सार्थकता ग्रहण कर ले। ऐसी कहानी में
मेरे नज़र में अधिक प्रभावशाली और महत्वपूर्ण होती है। कहानी की मूल प्रेरणा जीवन से ही मिलती है। कहीं ना कहीं कोई जाना पहचाना पात्र, कोई वास्तविक घटना उसकी तय में रहते हैं। पूर्णतः कल्पना की उपज कहानी नहीं होती। कम से कम मेरा ऐसा ही अनुभव है। जिंदगी ही आपको कहानियों के लिए सच्ची सामग्री जुटाती है। जहां हम समझते हैं कि कहानी हमने मात्र अपनी सोच में से निकाली है, वह भी उसे किसी न किसी रूप में जीवन का ही कोई संस्करण अथवा प्रभाव अथवा अनुभव का कोई निष्कर्ष उत्प्रेरित कर रहा होता है। पर जहाँ कहानी पूरा ताना बाना काल्पनिक हो, जो मात्र कल्पना के सहारे लिखा जाए, वहाँ कहानी के पल अक्सर ढीले ही होते हैं। ऐसा मैंने पाया है। दृष्टांत कथाओं की बात अलग है। वहाँ कहानी की समूची परिकल्पना ही विभिन्न स्तर पर होती है। मैं नहीं मानता कि कहानी मात्र आत्माभिव्यक्ति के लिए लिखी जाती है। सचेत रूप से किसी लक्ष्य को लेकर भले ही उसे न लिखा जाता हो, परंतु कला उस साझे जीवन की ही उपज होती है जो हम अपने समाज में अन्य लोगों के साथ मिलकर जीते हैं। कला हजारों तंतुओं के साथ उस जीवन के साथ जुड़ी रहती है। जिस प्रकार का जन्म मात्र लेखक के मस्तिष्क से नहीं होता, वैसे ही कहानी की उपदेयता भी मात्र लेखक के लिए नहीं होती। लेखक भले ही मर खप जाए, पर उसकी कहानी जिंदा रह सकती है। वह इसलिए कि वह कुछ कहती है जिसके साथ मानव समाज का सरोकार होता है। जोक की कहानियाँ सात समुद्र पार बैठे लोग पढ़ते हैं, उनमें रस लेते हैं, तो इसलिए कि वे हमें कुछ कहती हैं। हमारे सामने जीवन का कोई अंतर्द्वंद उधड़कर सामने आता है। साहित्य सामाजिक जीवन की ही उपज होती है और समाज के लिए ही उसकी सार्थकता भी होती है। लेखक के लिए यह अनुभूति भी बड़ी संतोषजनक होती है कि वह कहाँ पर जीवन की गहराई में उतर पाया है। मात्र छिछले छिछले पानी में ही नहीं लौटता रहा, कहीं जीवन के गहरे अंतर्द्वंद को पकड़ पाया है। उस अंतर्विरोध को जो हर युग और काल में समाज के अंदर पाया जाने वाले संघर्ष की पहचान कराता है। उन शक्तियों की भी जो समाज को आगे ले जाने में सक्रिय है। इस अंतर्विरोध को पकड़ पाना कहानी लेखक के लिए एक उपलब्धि के समान होता है। कहानी का सबसे बड़ा गुण मेरी नजर में उसकी प्रामाणिकता ही है। उसके अंदर छिपी सच्चाई में जो हमें जिंदगी के किसी पहलू की सही पहचान कराती है। और यह प्रामाणिकता उसमें तभी आती है जब वह जीवन के अंतर्द्वंदों से जुड़ी है, तभी वह जीवन के यथार्थ को पकड़ पाती है। कहानी का रूप, उसकी संरचना, उसके सभी शैलीगत गुण इसी एक गुण के बिना निरर्थक हो जाते हैं। कहानी जिंदगी पर सही बैठे, यही सबसे बड़ी मांग हम कहानी से करते हैं। इसी कारण हम किसी प्रकार के बनावटीपन को स्वीकार नहीं करते, भले ही वह शब्द आडंबर के रूप में सामने आए अथवा ऐसे निष्कर्षों के रूप में जो लेखक की मान्यताओं का तो संकेत करते हैं, पर जो कहानी में खप कर उसका स्वाभाविक अंग बनकर सामने नहीं आते। प्रामाणिकता कहानी का मूल गुण है। कहानी में यह गुण मौजूद हो तो कहानी कला के अन्य गुणों से अधिक प्रभावशाली और कलात्मक बन पाएंगे। प्रामाणिकता कहानी की पहली शर्त है। मैं इस विचार से सहमत नहीं जो आधुनिकता को अच्छी कहानी की कसौटी मानता है। आधुनिकता कला का कोई गुण नहीं है, इसलिए जहां आधुनिकता ला पाने के लिए जोड़ तोड़ की जाती है, भले ही वह मुक्त प्रेम के प्रसंग दिखाकर हो या शब्दों के नए नए प्रयोग द्वारा अथवा कहानी को कहानी का रूप देने की चेष्टा हो। आधुनिक भावबोध के नाम पर ये चेष्टाएं लेखक का नजरिया बिगाड़ती हैं। यदि आप जीवन को उसके अंतर्विरोधों के परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं, तो आपकी कहानी में आधुनिकता आएगी ही। यह अनिवार्य है, क्योंकि जीवन के भीतर पाए जाने वाले अंतर्विरोध वास्तव में जीवन को बदलने वाली शक्तियों और जीवन को यथावत बनाए रखने वाली शक्तियों के बीच ही विकट संघर्ष का रूप लेता है। और इस तरह युगबोध के स्वर अपने आप ही उसमें से फूट फूट पड़ते हैं। पर यदि आप आधुनिकता को भाषा, शैली, शिल्प के प्रयोगों से या फिर मात्र सेक्स के उन्मुक्त प्रदर्शन से जोड़ते हैं और इस तत्वों को कहानी में इसलिए लाने की कोशिश करते हैं कि वह आधुनिक भावबोध की कहानी कहला सके, तो मैं समझता हूँ यह अपने को धोखा देने वाली बात है। इसीलिए आधुनिकता बोध की जिस कसौटी पर कहानी को परखा जाने लगा है, उससे मैं सहमत नहीं हूँ। जहाँ कहानी जीवन से साक्षात्कार करती है, उसके भीतर पाए जाने वाले अंतर्विरोधों से साक्षात्कार करती है, वहाँ वह अपने आप ही समय और युग का बोध भी कराती है। पर यदि आधुनिक भावबोध को साहित्य का विशिष्ट गुण मान लिया जाए, तो हम दिग्भ्रमित ही होंगे। यदि कहानी में अवसाद
है, मूल्यहीनता का भाव है, अनास्था है, क्योंकि आधुनिक है इसीलिए उत्कृष्ट है। इस प्रकार का तर्क मुझे प्रभावित नहीं करता। अपना भाग्य ढोते हुए इंसान का चित्र आधुनिक है, पर अपने भाग्य से जूझते हुए इंसान का चित्र असंगत है। अनास्था आधुनिक है, आस्था असंगत है। मृत्यु भूत आधुनिक है, जीवन भूत असंगत और निरर्थक है। इस प्रकार के तर्क के आधार पर साहित्य को परखना और उसके गुण दोष निकालना जिंदगी को भी और साहित्य को भी टेढ़े शीशे में से देखने की कोशिश है। मानव जाति बहुत लंबी यात्रा करके यहाँ तक पहुँची है। जहाँ इंसान टूटता और बिखरता रहा है, वहाँ वह जुड़ता भी रहा है। उसकी उपलब्धियाँ उसके अनावरत संघर्ष की उपज है, व्यक्तिगत संघर्ष की भी और जातिगत अथवा सामूहिक संघर्ष की भी। सहस्त्र शताब्दियों के संघर्ष ने मनुष्य को जीवन में आस्था रखना सिखाया है, हार न मानने वाली मन स्थिति दी है। यह उसके स्वभाव का नैसर्गिक गुण बन गया है। वह इस आस्था और विश्वास के बल पर ही जीता है और अपनी परिस्थितियों से जूझता आया है। और आज के विकट संदर्भ में भी यह स्वभावगत गुण असंगत नहीं हो गया है, केवल उनका संदर्भ बदल गया है। इसी कारण यदि जीवन के केवल नकारात्मक पहलुओं पर से ही सारा वक्त पर्दा उठाया जाता रहे तो वह भी सही तस्वीर नहीं होगी। परस्पर विरोधी अनेक वृत्तियों के रहते हुए भी मनुष्य जीना चाहता है, अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहता है। वस्तु सत्य के दर्शन के साथ साथ इस संघर्ष, इन इच्छाओं आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति भी कहानी को पूर्णता देती है, उसे प्रामाणिकता और विश्वसनीय बनाती है। और फिर कहानी मात्र जीवन दर्शन ही कराती है, ऐसा नहीं है। वह निश्चित ही हमें सचेत भी करती है, हमारे अंदर दायित्वों की भावना भी जगाती है, हमारी अनुभूतियों को अधिक संवेदनशील भी बनाती है, सौंदर्य भूत के स्तर पर हमारे लिए उत्प्रेरक का काम भी करती है। जाहिर है कला की जिस विधा में इतने गुण पाए जाते हों, उन पर पूरा उतरना लेखक के बस का नहीं होता। उसकी तो कोशिश ही कोशिश है। यदि कहीं पर मेरे प्रयास किसी हद तक सफल हुए हैं तो मैं अपने प्रयास को सार्थक ही मानूंगा। आप सुन रहे थे भीष्म साहनी जी की सबसे बड़ी सीख, मेरी प्रिय कहानी। तो दोस्तों यह थी आज की पूरी कहानी। आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन दबाइए ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। Like, share, subscribe,